हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि कल आपकी क्लास चली थी, कल हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड के मॉडल में जितनी भी बातें थी वो आपको सब बता दी गई हैं, तो आई होप आपने सब कुछ समझ लिया होगा अच्छे से। तो एक बार मैं फिर दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ रदरफोर्ड मॉडल का कि रदरफोर्ड का कैसे कैसे क्या प्रयोग किया हमने, और उसके बाद हमें क्या क्या कंक्लूजन पता चले रदरफोर्ड के मॉडल से। तो सबसे पहली चीज़, हमने प्रयोग कैसे करा। एक लैड बॉक्स लिया था, उसमें रेडियो एक्टिव मैटर लिया था, और उससे हमने अल्फ़ा जो कण थे उनकी स्कैटर किया था उनको एक गोल्ड के एटम पर, और हमने देखा था, कुछ कंक्लूज़न निकाले थे कि जो मोस्टली जो अल्फ़ा कण हैं वो स्ट्रेटली पास होते हैं, लेकिन कुछ अल्फ़ा कण जो हैं वो एक एंगल पर डेविएट होते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं। और उनसे हमने पता चलाया, उससे कुछ कंक्लूज़न हमने निकाले। क्या क्या कंक्लूज़न थे? कुछ कंक्लूज़न इस प्रकार निकले, हमें पता चला कि जो एटम है उसका जो बीच का हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा, वही क्या है, वहीं पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, और वहीं उस नाभिक उस एटम का समस्त द्रव्यमान है। और इसके अलावा जो एटम है उसका अधिकांश जो भाग है वो एम्प्टी है, वो खोखला है। ये सब बात हमें पता चली। इसके अलावा हमें पता चला कि 10⁵ में से ओनली वन एक ऐसा अल्फा कण है जो 180 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होने का कारण क्या है? रिफ्लेक्ट होने का कारण यही है कि जब कोई अल्फा कण एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके पॉजिटिव अल्फा कण के सामने कोई दूसरा उससे हाईली जिसका मास ज़्यादा हो और जो उससे भारी हो, यदि कोई ऐसा दूसरा कण उसके सामने आता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इसलिए गोल्ड जो है वो अल्फ़ा कण से 50 टाइम्स भारी होता है और उसका चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसलिए उस गोल्ड जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ से एक अल्फ़ा कण रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसलिए हमें पता चला कि यहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें पता चल चुका था कि पॉजिटिव चार्ज एक एटम के अंदर कहाँ होता है। इसके अलावा एक ही ऐसा कण था, तो इसका मतलब अधिकतर कण सीधे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था। तो पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह है और सारा स्पेस एम्प्टी है। ये बात हमें पता चल चुकी थी। और रदरफोर्ड ने जो धनावेशित जो भाग है, ये जो हिस्सा है, इसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस बताया। और जब हमने इसकी कैलकुलेशन करी तो हमें पता चला कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी रेडियस 10⁻⁻15 मीटर है, जबकि जो एटम है उसकी रेडियस 10⁻10 मीटर होती है, जो हमने इसको निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जो न्यूक्लियस है वो एटम का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। ये सब बात हमने आपको कल बताई थी। इसके अलावा आपको कुछ फॉर्मूले प्रूव कराए गए थे कि जो हमारा अल्फ़ा कण है उसकी वेलोसिटी, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है, ये सब आपको बताया था। और इसकी स्टैटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कैसे स्टैटिक एनर्जी में बदलती है। और आपको वो जो मिनिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसके बारे में बताया गया था कि वो मिनिमम दूरी जहाँ तक कोई अल्फ़ा कण जाता है और उसके बाद वो स्टैटिक मोशन में होता है और फिर वापस रिफ्लेक्ट होता है। तो वो दूरी हमने निकाली और उसी डिस्टेंस से हमें पता चला क्लोजेस्ट अप्रोच से कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है। इसके अलावा हमने ट्रेजेक्ट्री देखी एक अल्फ़ा कण की। जब कोई अल्फ़ा कण गोल्ड एटम पर स्कैटर होता है तो ट्रेजेक्ट्री में हमने एक कंसेप्ट आपको बताया था, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर वो वाला डिस्टेंस है जिससे कोई अल्फ़ा कण जो है एक फोर्स फील करता है, और ये इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा होगा डेविएशन उतना ही अधिक होगा। डेविएशन उतना ही अधिक क्यों होगा? क्योंकि फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स होता है, वो आपको बताया गया था कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना कम फोर्स लगेगा, और जितना कम दूरी होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इसलिए हमने देखा था कि ये जो मैक्सिमम अल्फ़ा कण है वो कम डेविएट होते हैं। ये पहले वाला बिल्कुल डेविएट नहीं होता, सीधा निकलता है।
लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं 6 वाले अल्फा कण की, तो ये बहुत ज़्यादा डेविएट होता है और वापस रिफ्लेक्ट होता है। इसका रीज़न यही है कि क्योंकि इसकी इस न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए इसका डिस्टेंस पैरामीटर ज़ीरो है। जब डिस्टेंस पैरामीटर ज़ीरो है तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा और इसलिए ज़्यादा डेविएट होगा। तो हमने डिस्टेंस पैरामीटर की कैलकुलेशन भी करी, हमने फॉर्मूला बनाया b बराबर 1/4 पैप्सल नॉट जेड स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा वेयर एंगल इज थीटा इज एंगल ऑफ डेविएशन। ये सब बातें पता करने के बाद हमने एक रदरफोर्ड का बेसिक मॉडल में पता चला कि ये एटम जो है उसके बीच में कहीं एक पॉजिटिव चार्ज है और इस एटम का ऑल मास जो है वो यहीं स्थिर है। तो हमें पता चला कि इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है और इसकी रेडियस 10⁻⁻15 मीटर है। बात रही इलेक्ट्रॉन की यानी नेगेटिव चार्ज की, तो हमने उसको कुछ सोलर सिस्टम की तरह माना रदरफोर्ड ने, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहीं इस न्यूक्लियस के ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। आपको ये भी बताया था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काटते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता है। तो इसका रीज़न आपको बताया गया था, यहाँ एक अभिकेंद्र एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो ये न्यूक्लियस लगाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी, उसके पास अपनी एक वेलोसिटी है, तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर जा रहा था, इसकी एक वेलोसिटी है कि इधर की तरफ गति करता है, तो ये न्यूक्लियस इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है और इसको इधर जाने से रोकता है और इसको ऐसे मोड़ देता है और एक कंटिन्यू ऐसे ही चक्कर काटता रहता है। तो इतना आपने कल पढ़ा था। अब इसके आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसके आगे की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो ये सब पढ़ने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, आज हम रदरफोर्ड के मॉडल में हमें कुछ कमियां दिखाई दी। पहली कमी क्या थी कि परमाणु का स्थायित्व। ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी है, जैसा आपको यहाँ बताया जा रहा है, इसके पास अपनी एक वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में चक्कर काटता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी काइनेटिक जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी वो लॉस होगी कुछ समय बाद, और जब वो एनर्जी लॉस होगी तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्पिलाकार पथ बनाता हुआ इस तरीके का एक पथ बनाता हुआ कुछ देर बाद जो है वो यहाँ और इस न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। कुछ इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो अपनी ऑर्बिट में लगातार कंटिन्यू चक्कर काट रहा है, फिर इसकी नेक्स्ट ऑर्बिट होगी, फिर इसकी अगली ऑर्बिट होगी, फिर ये अगली ऑर्बिट होगी, और लास्ट में ये कहाँ रुक जाएगा, ये वापस इस न्यूक्लियस में आ जाएगा। तो यहाँ गिर जाएगा और जब यहाँ गिरेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे और इससे क्या होगा, परमाणु जो एटम जो है, एटम फिनिश हो जाएगा, एटम फिनिश हो जाएगा। तो परमाणु का स्थायित्व नहीं बचेगा इसका। तो ये इसकी कमी थी और इसको रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इसका क्या रीज़न है। दूसरा जो था, रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया ये मॉडल। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अभी आपको हमें पढ़ना है कि किसी जो इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर काटता है तो उसकी उसकी एनर्जी कितनी होती है, कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है। तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो इनको पढ़ने के लिए आपको जैसे बताया गया था कि यहाँ आपको बताया जा रहा है कि यहाँ एक अभिकेंद्र बल ये न्यूक्लियस लगाता है, तो यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि जो अभिकेंद्र बल होगा वो बराबर किसके होगा, वो किसके बराबर है अभिकेंद्र बल, ये अभिकेंद्र बल किसके बराबर है, ये अभिकेंद्र बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के बराबर है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। अभिकेंद्र बल फॉर्मूला होता है mv²/r, और फोर्स का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, कितना है 1/4πε0। इसको हम ई मान रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और यहाँ हम क्या हो जाएगा बटे r²।
इतना करने के बाद हम यहाँ से मान सकते हैं, हमें पता है ऑलरेडी, हम जानते हैं, वी नो डैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये के बराबर होती है 1/2 mv²। यहाँ से हम mv² की ऑलरेडी वैल्यू निकाल सकते हैं। mv² की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह की आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा E²/r। इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो 1/2 कितना हो जाएगा, mv² की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r। इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/8 पाई साइलन नॉट E²/r। ये काइनेटिक एनर्जी आई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको कंसिडर कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन के पास अपनी कुछ स्टैटिक एनर्जी भी होगी, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो उसको पीई नाम दे सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं ऑलरेडी, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और E² बटे और, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको नेगेटिव कंसिडर करें तो ये वाली सारी जो ऑलरेडी वैल्यू है स्टैटिक एनर्जी वो नेगेटिव होगी। स्थितिज ऊर्जा जो स्टैटिक एनर्जी है वो नेगेटिव होती है, तो उसको हम नेगेटिव मान के चल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा बटे आर। अब यदि हम यहाँ से टोटल एनर्जी कंसिडर करें कि टोटल एनर्जी कितनी आएगी, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी हम इस काइनेटिक एनर्जी को और इस स्टैटिक एनर्जी को आपस में जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ा जाएगा। तो मैं इसका चिन्ह हो जाएगा, तो उसको जब सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और E² बटे r। तो ये हमें टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता चला। ये हमें पता चला कि जब कोई एट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर काटता है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है। ये फॉर्मूला आपको यूज़ होगा कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे अगले टॉपिक पर। अभी आपको एक नेक्स्ट टॉपिक हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। स्पेक्ट्रा से क्या मतलब है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि स्पेक्ट्रा होता क्या है। देखिए, जैसे आपको पता है कि जब कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वाइट लाइट जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है, और उन कलर को अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। अब यदि उन वेवलेंथ को, उन कलरों को हम एक फिल्म पर, एक पर्दे पर एक साथ ले लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक रंगों की विभिन्न प्रकार के जो कलर हैं, डिफरेंट कलर की
एक पट्टी मिल जाएगी। उन सब जो कलर हैं उनकी सबकी फ्रिक्वेंसी अलग है, उनकी वेवलेंथ अलग है। तो इस प्रकार हमें ये एक रंगों का एक पट्टी मिलती है, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम, इसी को स्पेक्ट्रा बोला जाता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है, आपको इसके बारे में बताऊंगा एक एग्जांपल देकर, कि हमारे पास जब भी किसी एटम को एक्साइट किया जाता है, उसको एनर्जी दी जाती है, तो वो एटम डिफरेंट प्रकार का कलर जो है, कलर का जो लाइट है उसको शो करता है। और जैसे आपको बताया कि उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है, उसकी वेवलेंथ अलग होती है। तो हर प्रकार का एटम डिफरेंट प्रकार की लाइट शो करेगा, और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ होगी उसकी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कोई एटम, पर्टिकुलर एटम किस टाइप का है, तो ये पता चल जाएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एमिशन स्पेक्ट्रा और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप एक ट्यूब लीजिए और ट्यूब के अंदर आप एक सोडियम का वेपर भरिए। जैसे ही हम इस वेपर को, इस ट्यूब को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इसको करंट देते हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा, वहाँ से एक लाइट निकलेगी, और उस लाइट को हम एक पर्दे पर देख सकते हैं। तो हमें एक पर्दे पर एक लाइट मिलेगी। अब हमने इस सोडियम वेपर की जगह क्लोरीन गैस भरा हुआ है। क्लोरीन गैस को जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट मिला, तो क्लोरीन जो गैस है वो अलग प्रकार का एक कलर शो करेगी, और वो एक दूसरी जगह शो होगा, उसकी वेवलेंथ कुछ अलग होगी। तो इस प्रकार हर प्रकार का जो एटम है वो एक डिफरेंट कलर की लाइट को शो करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी। तो इसी चीज़ को क्या बोला गया है, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो इसी तरीके से आप यही समझ सकते हैं कि हमने एक पर्दा लिया है, और उस पर्दे पर हम जो है हमने ट्यूब ली, और उस ट्यूब पर हमने सोडियम वेपर भरा उसमें, और उस ट्यूब को इलेक्ट्रिसिटी, उसको करंट दिया। जैसे करंट मिला, उसकी एक लाइट शो होगी, और वो लाइट हमें पर्दे पर दिखाई देगी, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ अलग होगी। अब हमने सोडियम को हटाया और उसकी जगह क्लोरीन भर दिया। जब क्लोरीन भरा तो हमें एक दूसरे प्रकार की लाइट शो हुई, उसकी वेवलेंथ कुछ अलग है, वो उस पर्दे पर कहीं दूसरी जगह शो होगी। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को क्या बोला जा रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रा। ये उत्सर्जन के द्वारा हो रहा है। तो हम इसको एक इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि परमाणु के उत्सर्जन के कारण एक निश्चित रंग की तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्राप्त हमें होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा बोला जाता है। दूसरा इसका जो सेकंड है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, आप एक वाइट लाइट लीजिए और वाइट लाइट को पर्दे पर देखिए, तो हमें 7 प्रकार के अलग अलग कलर मिलेंगे, एक साथ 7 प्रकार के कलरों की अलग अलग पट्टी मिलेगी। अब आप क्या काम कीजिए, अब आप एक ट्यूब लीजिए और ट्यूब के अंदर सोडियम का वेपर भरिए, और उसको इस वाइट लाइट के सामने रखिए। जैसे ही उस ट्यूब से एक विभिन्न प्रकार का कलर निकलेगा, जब हम उस ट्यूब को लाइट देंगे, उस ट्यूब को करंट देंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था एमिशन स्पेक्ट्रम में कि हमें जैसे उस ट्यूब को करंट दे रहे हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की लाइट शो हो रही थी। लेकिन यहाँ क्या होगा, क्योंकि हमने उस ट्यूब से पहले एक वाइट लाइट का एक सोर्स लगा के रखा हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ कहीं जो है एक वाइट लाइट का एक सोर्स है, ये वाइट लाइट का सोर्स है, और यहाँ हमने इससे वाइट लाइट आ रही है, और यहाँ हमने कहीं एक जो है एक ट्यूब रख दी है, और उस ट्यूब में हमने सोडियम का वेपर भरा हुआ है। तो ये वाइट लाइट यहाँ एक पर्दे पर हमें विभिन्न प्रकार के कुछ कलर शो हो रहे हैं, जो आप कलर आप जानते हैं ऑलरेडी, विबग्योर। अब जैसे ही इस ट्यूब को हम लाइट देते हैं तो यहाँ से एक विजिबल लाइट शो होगी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑलरेडी 7 प्रकार के जो कलर हैं उनकी लाइट शो हो रही है। जैसे इस ट्यूब से लाइट निकलती है तो वहाँ वाला हिस्सा, इसका एक हिस्सा, यहाँ वाला हिस्सा सपोज वो ब्लैक हो जाता है। वो क्या हो रहा है, वो ब्लैक हो रहा है। जो अभी तक सोडियम वेपर हमें एक लाइट शो कर रहा था इस जगह, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ ब्लैक हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो वाइट लाइट है उसने इसकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसको अवशोषित कर लिया है, तो हमें वाइट लाइट दिखाई देगी। तो हमें यहाँ भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी हम ये ऑलरेडी पता लगा सकते हैं कि एटम किस प्रकार का है।
क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इस जगह किसकी लाइट शो हो रही थी, इस जगह सोडियम के लिए लाइट शो होती, यहाँ सोडियम लाइट थी, और इस जगह अब क्या मिल रहा है हमें, इस जगह में ब्लैक मिल रहा है, यानी यहाँ कोई लाइट नहीं है। तो हमें ये पता चल गया, यहाँ भी हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ यहाँ सोडियम का एटम है। ये किस प्रकार का एटम है, सोडियम का एटम है। अब हमने यहाँ क्लोरीन गैस ली, क्लोरीन इसमें भरा, तो क्लोरीन के जगह हमें अब की बार यहाँ हमें ब्लैक मिला। एमिशन स्पेक्ट्रा में हमें यहाँ क्या मिल रहा था, एक विभिन्न प्रकार की लाइट शो हो रही थी इसकी जगह, और अब इस जगह क्या हो रहा है, एक ब्लैक लाइट मिल रही है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ जो है क्लोरीन की लाइट शो थी और यहाँ हमें ब्लैक मिल रहा है, तो हम ये पता चल गया हमें कि यहाँ क्या है, यहाँ क्लोरीन का एटम है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में भी और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में भी हम ये पता लगा सकते हैं कि एटम किस टाइप का है। इसको इजी लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं कि यदि परमाणु को व्हाइट लाइट की उपस्थिति में उत्तेजित करा जाए, कोई परमाणु है उसको व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में हम एक्साइट करते हैं, तो वह उस रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, तो वह उस रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और हमें वहाँ एक ब्लैक लाइट शो होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद हमने एक हाइड्रोजन गैस ली और उसका स्पेक्ट्रा देखा, तो हम इसमें कुछ एक नई चीज़ देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा तो हमें स्टार्टिंग में एक ब्लैक लाइट शो हुई जिसकी वेवलेंथ थी 659.3 नैनोमीटर। उसके बाद हमने आगे की तरफ देखा तो हमें एक दूसरी लाइट शो हुई, दूसरी ब्लैक लाइन शो हुई जिसका नैनोमीटर जिसकी वेवलेंथ थी 486.1 नैनोमीटर। हमने फिर देखा तो हमें एक दूसरे प्रकार की ब्लैक लाइट शो हुई, एक दूसरे प्रकार की ब्लैक लाइट शो हुई, और फिर हमें विभिन्न प्रकार के थोड़ी थोड़ी दूरी पर डिस्टेंस पर हमें एक ब्लैक लाइट शो हो रही है। तो यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक पैटर्न हमें शो हो रहा है, एक निश्चित पैटर्न है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी खोज करी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बामर। उन्होंने बताया, उन्होंने इनको नाम दिया कि ये जो है, ये जितनी भी प्रकार की यहाँ हमें ब्लैक लाइट शो हो रही है, इनका किसी न किसी रूप में हाइड्रोजन से कोई रिलेशन है। और इन्होंने इनको विभिन्न प्रकार की, इन सीरीज को विभिन्न प्रकार के नाम दिए। इसको एच अल्फा नाम दिया, इसको एच बीटा, इसको एच गामा और इसको एच डेल्टा। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला क्या बनाया? बामर सीरीज का एक फॉर्मूला बनाया इन्होंने कि हम यहाँ कोई जो ब्लैक लाइट है वो कितनी दूरी पर शो हो रही है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, कितनी वेवलेंथ पर वो शो होगी, हम ये ऑलरेडी निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से। तो क्या फॉर्मूला बनाया? 1/λ बराबर r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब ये n की जो वैल्यू है वो हम इस वाली वैल्यू से ग्रेटर लेंगे। यदि यहाँ 2 है तो हम क्या लेके चलेंगे? 3 4 5 6 सो फार यहाँ तक ले सकते हैं। वेयर r क्या है? यहाँ r एक रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर कर हम ये निकाल सकते हैं कि कोई जो ब्लैक लाइन है वो कितनी वेवलेंथ पर शो होगी। ये जितनी भी वेवलेंथ हमें यहाँ मिलेंगी ये सब क्या होंगी? ये सब विजिबल लाइट होंगी, ये सब विजिबल लाइट के लिए है। तो बामर ने ये जो सीरीज बनाई वो विजिबल लाइट के लिए बनाई। इसके अलावा और साइंटिस्ट आए जिन्होंने अल्ट्रावायलेट के लिए, इनविजिबल लाइट के लिए भी ये फॉर्मूले बनाए। उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है इसमें तो आप एक वीडियो को एक बार पॉज कर कर दोबारा से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।